रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भीग दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। बेटा, जल्दी से लकड़ी दे दो। इस ठंड में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। बहुत ठंड लग रही है। अब तो बस लकड़ी से आग जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाए, तभी कुछ सुकून मिलेगा। कृपया जल्दी से दे दो। ठीक है चाचा, यह लो आपकी लकड़ियां। लेकिन बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे बाद में ले जाना। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप पैसा दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा। भगवान हमेशा तेरा भला करे। धन्यवाद चाचा, बस आपका यही आशीर्वाद मेरा हमेशा साथ रहे। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह लकड़ियां देनी है। अरे वो केदार चाचा, केदार चाचा, मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूं, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। शिबू, आज मुझे थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए, क्योंकि आज लकड़ियां की मुझे बहुत जरूरत है। ठंड बहुत बढ़ गई है और इनसे मुझे गर्मी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके थोड़ी और लकड़ियां दे दो। ठीक है चाचा, यह लो आपकी लकड़ियां। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो इसके पैसे। और सुनो, कल थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस साल बड़ी ही भयंकर ठंडी आने वाली है। चारों तरफ कोहरा मचने लगा है, तापमान काफी गिर सकता है। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, ताकि जब सर्दी बढ़े तो हम बिना किसी परेशानी के उसे झेल सके। बेहतर है कि अभी से लकड़ियां जुटा लो, ताकि ठंड के मौसम में कोई दिक्कत न हो। ठीक है चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जरूर लकड़ियां ले आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद शिबू अपना घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में बहुत भयंकर हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर मुझे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द घर पहुंच जाऊं और कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, ये अब तक कहाँ रह गए हैं? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है, जैसे सर्दी ने पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो। आंधी और सर्दी दोनों मिलकर जैसे एक अजीब सा माहौल बना रहे हैं। हवा का शोर और सर्दी का एहसास दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ उनको घर जल्दी आ जाने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है, लेकिन वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। अगर वह बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है ज्यादा बाहर मत रहिए, ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाइए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। अब चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, बाहर में बहुत ठंड है। कल से मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाऊंगा और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। इस ठंड में बाहर रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे काम भी पूरा करना है। तुम अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहनना और सुरक्षित रहना।
सावित्री, ऐसी ठंड है जो पूरी जान लेकर ही हमारा रुकेगी। हमें पूरी तरह तैयार रहना है और इसके लिए हमें घर में बहुत सारी लकड़ी जमा कर लेनी चाहिए। यह ठंड इतनी सख्त है कि जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करते तब तक वह हमें राहत नहीं मिलेगी। इस ठंड से बचने के लिए जितनी लकड़ी हो सके उतनी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, ताकि जब सर्दी अपने चरम पर हो तब हम सुरक्षित और गर्म रहें। अब सही बोल रहे हो जी, हमारे पास लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए और आपको लकड़ी बेचना भी तो है। उस रात शिबू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। ठंड का कहर पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का यह भयावह रूप कभी नहीं देखा गया था। गांव के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हवा इतनी तीव्र थी कि जैसे शरीर को भेदते हुए अंदर तक समा जाती। शिबू और उसकी पत्नी भी कंबल में लिपटे हुए थे, लेकिन फिर भी शरीर में कंपी सी महसूस हो रही थी। सावित्री, कुछ खाने को दे दो ना मुझे, बहुत भूख लगी है। लकड़ी बेचने जाना है, काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। अगर जल्दी निकल जाऊं तो शाम से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ जी, मैं लाती हूँ। यह लीजिए, अब जल्दी से खाकर निकल जाइए। अच्छा सावित्री, अब मैं निकलता हूँ। शिबू घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। मैं जल्दी घर से निकल जाता हूँ, फिर भी मुझे शाम से पहले घर वापस आ पाऊंगा। क्या यह संभव होगा? इस ठंड में बाहर रहना इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काम की मजबूरी है। फिर भी इस कड़क ठंड में मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी घर पहुंच जाऊं और गर्मी में आराम कर सकूं। आज गांव में पूरी तरह से घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, लकड़ियां लेने जा रहे हो? सुनो, इस साल बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। हाँ भाई, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और सुना है कि बारिश की संभावना भी है। ऐसे में अगर हम पहले से तैयार नहीं हुए तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को हर हालात के लिए तैयार रखें, ताकि किसी भी स्थिति में हम सही तरीके से निपट सकें। मौसम का पता तो चलता नहीं, लेकिन एहतियात बरतना हमेशा सही होता है। क्या आप सच बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए जल्दी से निकल जाता हूँ। मुझे वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। इतना कहकर शिब्बू जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से लकड़ियाँ काटकर शिब्बू गांव जाकर बेच देता है। गांव में राजू नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। राजू बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दामों में लकड़ियां बेचा करता था। राजू ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में इकट्ठा कर ली थीं। क्या जी, आप इतनी सारी लकड़ियां एकत्र क्यों कर रहे हैं? इसे बेच क्यों नहीं रहे हैं? भाग्यवान, तुम बस देखते रहो। कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर बारिश होने वाली है। उस समय गांव की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इस मौके का फायदा हमें उठाना है। मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, आप मेरी बात मानिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। इस तरह के कदम से न केवल समस्या बढ़ सकती है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी नकारात्मक हो सकते हैं। हमें हमेशा समझदारी से और सही दिशा में सोचकर ही फैसले लेने चाहिए। भाग्यवान तुम, चिंता मत करो, तुम बस देखते जाओ। वही शिबू दूसरी तरफ गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हो। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भीग दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। कड़कती बिजली की आवाज से शिबू की आंखें खुल जाती हैं।
और उसने दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे भगवान, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी और भयंकर बारिश भी होगी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। इससे तो बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह लकड़ियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। सावित्री, वो सावित्री। जी क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये देखो सावित्री, जोरदार बारिश शुरू हो गई। हाँ, बहुत जोरदार बारिश हो रही है। अचानक ऐसी बारिश कैसे हो गई? इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई, और हवा भी कितनी तेज चल रही है। चलिए हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। हाँ जी, ये तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सुबह तक देखते हैं। अगर ये बारिश बंद हो गई तो हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड का ये पहला बारिश है। लकड़ियां अगले दिन तक सूख जाएंगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई देती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश में कभी तेज चमकती बिजली ने जैसे आसमान को जगमगा दिया हो। बारिश की बूंदें जैसे रात को और भी सर्द बना रही थी। सावित्री, देख रही हो, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? बारिश रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवाएं भी तेजी से चल रही हैं और मौसम कुछ बहुत ही खास सा हो गया है। ऐसे में चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं, जहां आराम और गर्मी का एहसास होगा। बारिश की आवाज और ठंडी हवा के बीच ये जगह हमें सुकून और आराम दे सकती है। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ी गर्म हुआ, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी बढ़ चुकी थी। लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों को परेशानी में डाल दिया था। बारिश का सिलसिला कभी भी थमता हुआ नहीं दिखा। सिबू और उसका पत्नी आग के पास और भी करीब हो जाते हैं, ताकि गर्माहट से थोड़ी राहत मिल सके। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची थीं, और अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। और तो और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सावित्री ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सावित्री की बात सुन ली और बारिश बंद हो गई। सावित्री, लगता है भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली। बारिश भी रुक गई है। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। वहीं दूसरी तरफ राजू को जिस मौके की तलाश थी वह आ चुका था। राजू अपना लकड़ी लेकर गांव के तरफ निकल जाता है। राजू बेटा, लकड़ियां लाए हो? जल्दी से लकड़ियां दे दो, बहुत ठंडी है। ये ठंडी हमें सहन नहीं होती, बहुत जोर की ठंडी है। अब तो हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी है। ठंडी से बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। जल्दी से लकड़ियां दे दो, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। लो चाचा, आपकी लकड़ियां। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो इसके पैसे। क्या चाचा, यह तो केवल 30 रुपये हैं। 30 रुपये और लगेंगे। पर बेटा, शिबू तो 30 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि कितने दिनों से बारिश हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और गांव में अभी लकड़ियां की बहुत कमी हो गई है। इस वजह से लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई है। अगर आपको लकड़ियां चाहिए तो इसके लिए 7 रुपए देने होंगे। अभी राजू के पास भी लकड़ियां नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाई हैं और मुझे ये काफी महंगी मिली हैं। पर बेटे, अभी तो मेरे पास बस 30 रुपए ही हैं। बाकी का पैसा अगले दिन ही ले जाना। नहीं चाचा, मैं यह बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मैं इसे उधार नहीं दे सकता। अगर लकड़ियां चाहिए तो इसके पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसे होंगे तब आप लकड़ियां ले लेना। अभी मैं लकड़ियां नहीं दे सकता।
इतना कहकर राजू उधर से चला जाता है और राजू पूरे गांव में लकड़ियां पूरी ऊंचे दामों में बेचता है और उसे लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी राजू से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज शिबू के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। सुनिए ना जी, घर में अभी कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़ी सी चावल और दाल बची है। आज एक वक्त का तो हो जाएगा, लेकिन कल से हम क्या करेंगे? कल कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। सावित्री जाकर खाना बनाने लगती है और वह दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या जो इस गरीब की मदद करे? आवाज सुनकर शिबू और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं पिछले 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मुझे लग रहा है मैं कुछ खाए बिना नहीं रह पाऊंगी। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना भूख के मारे मैं मर जाऊंगी। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। शिबू और उसकी पत्नी जो खाना खा रहे थे, वह खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। बूढ़ी अम्मा खाना चुपचाप खाती हैं और थोड़ी देर बाद बोलती हैं। बेटा, बहुत ठंड लग रही है और शरीर में कंपी हो रही है। अगर हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो, ताकि मुझे थोड़ी राहत मिले और ठंड से बच सकूं। माफ करना अम्मा, पर अभी हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थीं जो हमने ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली हैं। अब जलाने के लिए हमारे पास कुछ भी लकड़ियां नहीं बची हैं। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम मेरा पेट तो भर गया। खाना खाकर अम्मा का पेट भर जाता है। धन्यवाद बेटा, मैं काफी दिनों से भूखी थी। आज यह खाना खाकर मेरा पेट भर गया है। अब मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, बस इसमें ही हमारी संतुष्टि है। आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ये लो, ये कुछ बीज हैं। इन्हें तुम अपने आंगन में लगा देना। देखना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, बस विश्वास रखना। लेकिन अम्मा, यह बीज हमारी क्या मदद कर सकता है? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है। इसे बस अपने आंगन में लगा देना, फिर अगली ही सुबह इसका कमाल देखना। ये बीज तुम्हारी मेहनत और विश्वास से फल देगा। जिस तरह से तुम नेक दिल से दूसरों की मदद करते हो, वैसा ही इस बीज से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। बस यकीन रखना, हर चीज का सही समय आता है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अम्मा, इतनी ठंड में आप कहाँ जाओगे? आप यहीं पर कुछ दिन रुक जाइए। ठंड से बचने के लिए आराम से रहिए। यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वह पूरा हो चुका है। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा उधर से चली जाती है। चलो, हम इस बीज को अपने आंगन में लगा देते हैं। शिबू और उसकी पत्नी उस बीज को अपने आंगन में लगा देते हैं। जब सुबह हो जाती है, शिबू की पत्नी उठ जाती है और बाहर आकर जो देखती है वह देखकर हैरान हो जाती है। सुनिए ना जी, शिबू अपनी पत्नी पर बुलाने से आ जाता है और शिबू जो देखता है वह भी पूरी तरह हैरान हो जाता है। शिबू और उसकी पत्नी द्वारा लगाया गया बीज अब पेड़ में बदल चुका था। उसे देखकर शिबू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, ये तो सच में एक जादुई पेड़ है। सवित्री, अब हमें लकड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। वह बूढ़ी अम्मा हमारे लिए यहाँ भगवान के रूप में आई थी।
भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। अब हम एक काम करते हैं, इस पेड़ को हम जल्दी से काट लेते हैं। लकड़ी काटकर शिबू गांव के ओर निकल जाता है। काका, यह देखिए, मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूँ। बेटा, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया जो यहाँ लकड़ियां देने आ गया। काफी दिनों से ठंड से परेशान था, जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची थी और राजू भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा था। जब मैंने उससे लकड़ियां मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। काका, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर रोज आपके पास लकड़ियां देने आ जाऊंगा। आप आराम से रहें, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूंगा। लेकिन शिबू बेटा, तुम्हारे पास यह लकड़ियां कहां से आई? काफी दिनों से तो सूरज निकल नहीं रहा, पूरा गांव पानी में भीग चुका है और जंगल की सारी लकड़ियां भी भीग चुकी हैं। फिर भी तुम ये सूखी लकड़ियां कहां से लाए? काका, आप बस ये समझ लीजिए कि ये भगवान का दिन है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूं, मुझे गांव में और भी लोगों को लकड़ियां देनी है। इतना कहकर शिबू आगे बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ होते हुए राजू चुपचाप देख रहा था। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए राजू ने शिबू का पीछा किया। शिबू सारी लकड़ियां देने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ता है। राजू भी धीरे धीरे और चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चलता है और शिबू के घर तक पहुंच जाता है। जी आ गया आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई हैं। सावित्री, अब हमें दूसरी जगहों से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे और हमारे काम में भी आसानी होगी। यह पेड़ हमारे लिए एक आशीर्वाद साबित होगा, जिससे न केवल हमें लकड़ियां मिलेंगी, बल्कि हम प्राकृतिक संसाधनों का भी सही उपयोग कर पाएंगे। हाँ जी, भला हो उस बूढ़ी अम्मा का जिन्होंने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब हम इन लकड़ी को बेचकर अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है। क्यों ना मैं भी समय से इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं। ऐसा सोचकर राजू वहाँ से चला जाता है। रात के समय राजू शिबू के घर के पास आ जाता है और शिबू के पेड़ को काटने लगता है। फिर वह उस पेड़ को अपने घर ले जाता है। क्या काका लकड़ियां लाए हूँ, लेंगे क्या? राजू, अब मैं तुमसे कभी लकड़ियां नहीं लूंगा। अब मुझे तुम्हारी कोई लकड़ियां नहीं चाहिए। अब मैं लकड़ियां शिबू बेटे से ही लूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। राजू गांव के और भी लोगों के पास जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं होता। इसका कारण यह था कि मजबूरी के समय में राजू ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। वह काफी महंगे दामों पर लकड़ियां बेचकर गांव वालों से अच्छा मुनाफा कमा चुका था। राजू दुखी मन से अपने घर की ओर चला आता है। अब राजू को सबक मिल चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है। हम आपकी पसंद की कहानी जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।